भारत ने आजादी के 75 साल देख लिए हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में भारत किन किन पड़ावों से होकर गुजरा, कैसे खड़ा हुआ अपना प्यारा भारत, कैसे आबाद हुआ हमारा प्यारा वतन। इस स्वतंत्र राष्ट्र की कहानी आपको बताने आ रहा है एडिटर जी हिंदी। चलिए चलते हैं इस आजाद भारत के सफरनामे पर। 2 सितंबर 1946 की सुबह नेहरू की अध्यक्षता में भारत की अंतरिम सरकार के प्रतिनिधि वायसराय हाउस पहुंचते हैं। लंबे वक्त तक गुलामी की बेड़ियों में बंधा भारत अब आजाद होने जा रहा था और सत्ता देशवासियों के पास आने को तैयार थी। भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड विवेन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारत की अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया और यहीं पर नेहरू ने पहली कैबिनेट बैठक की। मुस्लिम लीग ने पहले इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो इसमें शामिल हुई। बैठक के बाद नेहरू और उनके सहयोगी वायसराय हाउस की बालकनी में आए तो बाहर खड़ा जनसैलाब अपनी खुशी को संभाल नहीं सका। कुछ ने उनकी जय जयकार की तो भीड़ में से कुछ ने नारे लगाए, बनकर रहेगा पाकिस्तान। देश में अंतरिम सरकार की जरूरत थी क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को लगता था कि भारतीयों के पास किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं है और इसी विचार ने जन्म दिया अंतरिम सरकार को। इसके सदस्यों का चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव के जरिए हुआ था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत एक डोमिनियन स्टेट बने, यानी शैडो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, ताकि नेताओं के साथ साथ इसमें ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल हों। इस बीच कैबिनेट प्रस्ताव के मुताबिक सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड बेवल ने आमंत्रित किया और इस तरीके से 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष की भूमिका में थे और उनके पास प्रधानमंत्री की शक्तियां थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तब भारत की सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका में थे। अंतरिम सरकार का बहिष्कार करने वाली जिन्ना की मुस्लिम लीग बाद में इसमें शामिल भी हुई। कांग्रेस मुस्लिम लीग में तनातनी तो थी, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए। दोनों की सरकार ने आईएफएस अफसरों के पहले बैच की नियुक्ति और नमक टैक्स हटाने जैसे अहम फैसले लिए। नमक टैक्स हटाने की मांग वही पुरानी डिमांड थी जिसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी तक की पैदल यात्रा की थी। सरकार ने प्लानिंग को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की जो आगे बनने वाली पंचवर्षीय योजना की नींव बनी। लेकिन संविधान सभा का हिस्सा बनने और इसके ड्राफ्ट को तैयार करने के मुद्दे पर दोनों धड़े एक मत नहीं हो सके। नतीजा ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई काफी बढ़ गई और नींव पड़ी बंटवारे की। और इसी बीच 1947 में देश दंगों की आग में जल उठा। आखिरकार भारत को बंटवारे का दंश झेलना ही पड़ा। आखिरी कैबिनेट बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने इस गठबंधन को तकनीकी तौर पर पेचीदा करार दिया और यहीं पर भारत के विभाजन पर मानो मुहर लग गई और इसके बाद उदय हुआ डोमिनियन ऑफ इंडिया का। डोमिनियन स्टेट का मतलब था भारत 15 अगस्त 1947 को आंतरिक और बाहरी मामलों में आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत का राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति ना होकर ब्रिटेन का सम्राट ही माना गया था। भले ये व्यवस्था नाम मात्र की ही थी, लेकिन 22 जून 1948 तक यही व्यवस्था रही। जिस एक्ट के तहत ये व्यवस्था बनी थी, उस एक्ट को हटाने के लिए कानून की भी जरूरत थी और भारत के संविधान का निर्माण होने के बाद जब कानून अमल में आया तब ये व्यवस्था हटाई जा सकी। अब तक के सफरनामे में जो बड़ी हलचल थी उनमें मुस्लिम लीग का जवाहरलाल नेहरू सरकार का बहिष्कार करना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाना, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। आजादी से पहले 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष। आजादी से पहले 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे। मंत्रिमंडल के प्रधान व कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू,
गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, कार्य खान बंदरगाह मंत्री CH भाभा, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे मंत्री आसिफ अली, वित्त मंत्री लियाकत अली खान। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के मुताबिक देश में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 389 सदस्य थे। इनमें देसी रियासतों के करीब 93 सदस्य थे, जबकि प्रांतों के 292 सदस्य थे। इसके अलावा 4 कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य मनोनीत हुए थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 208 थी, जबकि मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या 73 थी। चूँकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 73 कांग्रेस के 208 की तुलना में कम थी, इसीलिए उसने संविधान सभा की पहली बैठक से ही संविधान सभा की कार्यवाहियों का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग रखी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया। संविधान सभा का पुनर्गठन। भारत विभाजन योजना निश्चित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का संविधान भी अलग अलग बनना था और इसी वजह से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई। ये 389 से घटकर 324 हो गई। इसके साथ ही प्रांतों के सदस्यों की संख्या भी अब 235 पर आकर रुक गई। देसी रियासतों की संख्या भी 93 से घटकर 89 हो गई। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों की सदस्यता। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए। इस तरह विभाजन के बाद जबकि देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त संविधान सभा का गठन हो चुका था, अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 अर्थात 36% प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 57 साल के थे। इसके बाद वो लगातार अगले 17 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। साल 1952, 1957 और 1962 में 3 बार वो देश के PM चुने गए। पंडित नेहरू ने सबसे पहले यूपी के इलाहाबाद के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 1951 में नेहरू ने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसका नाम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया था। इसमें सड़कें, बांध और पावर प्लांट बनाने के काम शुरू किए गए, जिससे कि गरीबों को रोजगार मिलने के साथ ही देश में आवश्यक सुविधाओं का भी विकास हो। इसी साल देश में पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसका मकसद 21वीं शताब्दी की शुरुआत तक जनसंख्या बढ़ोतरी की दर को 0 तक पहुंचाना था। साल 1956 में सामंतों के शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और उनकी संपत्ति को सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया। लाल क्रांति के अंतर्गत देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने से होने वाली क्रांति की संभावनाएं भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि आर्थिक असमानताएं बढ़ रही थी। आज़ादी के बाद नेहरू ने सही मायने में देश को मजबूत बनाने की शुरुआत की। आज़ादी के वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। गरीबी को दूर करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई और इसी के बाद एक भारत के नए युग की शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना भी लागू हुई। गरीबी, अशिक्षा, उद्योगों का विकास और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध, उड़ीसा में हीराकुंड बांध, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध को बनाकर सिंचाई की परेशानी को दूर किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1954 में आणविक ऊर्जा संयंत्र ट्रॉम्बे और 1967 में भाभा आणविक केंद्र बनाया गया। 1951 में IIT की शुरुआत हुई।
भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। पहली पंचवर्षीय योजना विभाजन के बाद जंग के दौर के बाद जो असंतुलन पैदा हुआ था, उस मायने में सफल कही जा सकती है। इस दौरान खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा। मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रीय आय में 18% की बढ़ोतरी हुई और प्रति व्यक्ति आय भी 11% बढ़ी। पूंजी विनियोग 3600 करोड़ रुपए हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में 44 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। हालांकि पहली पंचवर्षीय योजना ट्रायल एंड एरर पर आधारित कोशिश थी। एशियन गेम्स का आयोजन। भारत जब बन रहा था तब खेलों के एक आयोजन के लिए भी देश ने रफ्तार पकड़ी। एशियन गेम्स एशिया में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल उत्सव है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। पहले एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसे एशियाड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेल का नामकरण भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। एशियाई खेलों के लिए पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य तय किया था वो था सदा आगे। इसका चिन्ह उगता हुआ सूर्य है। इसमें कई चक्र आपस में गुथे हुए हैं। साल 1949 में ही एशियाई गेम्स फेडरेशन का गठन हुआ था। रिफ्यूजी की समस्या, फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भारत में सरकार या मंत्रालय ने इसका आयोजन नहीं किया। राजा महाराजाओं, सिविल सेवकों और कुछ दूसरी हस्तियों ने बाहरी मदद के बूते इन गेम्स का आयोजन किया। पहले एशियाई खेलों के लिए पटियाला के महाराजा ने मशाल और झंडा दिया था। ये आज भी एशियाई खेलों में जारी है। 11 देशों के 500 एथलीटों ने 57 इवेंट्स में भाग लिया। भारत ने इन खेलों में मजबूत उपस्थिति दर्ज की। फुटबॉल में भारत ने एशिया के हेवीवेट ईरान को पटखनी दी थी। भारत के लेवी पिंटो एशिया के सबसे तेज धावक बने। ये खेल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1950 में होने थे, लेकिन तैयारियों में देरी के चलते इन्हें 1951 तक टाल दिया गया था। इन खेलों में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया था। पहले एशियाई खेलों का शुभंकर जंतर मंतर था। पहले एशियन गेम्स में 15 स्वर्ण जीतकर भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत के बनने की कहानी में अभी और भी कई किस्से बाकी हैं। आगे देखेंगे कैसे इंजीनियर्स और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की तैयारी की गई और आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की। हरित क्रांति की वजह से देश के खेत लहलहा उठे। श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में भारत को अग्रणी बना दिया। हम लौटेंगे शो के अगले हिस्से में भारत के बनने की कहानी के नए किस्से लेकर। जय हिंद।